माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी और भगवा लपट रेप का अंजाम कितना खतरनाक होता है। जिसके हाथ में इसने अपनी ज़िंदगी को सौंप दिया था, जिस पर भरोसा क्या था, जिसकी मोहब्बत की खातिर इसने अपने घर वालों से, अपने ख़ानदान से, अपनी फैमिली से बगावत की थी, उसने इसको मौत की आगोश में भेज दिया। ये समाज कितना ज़्यादा सड़ चुका है, किस हद तक ये लोग जा चुके हैं। कोई एक शख्स मुसलमान के बारे में एक लफ्ज़ बोल दे, कोई नमाज के बारे में वीडियो बना दे, उसको लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं। इनकी माँ को गालियां दी जा रही है, रेप की धमकियां दी जा रही है, भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, कत्ल करने की धमकियां दी जा रही है। सबसे पहले स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जो लेडी और खातून नजर आ रही है, इनका नाम है नमिता थापड़, और इनको लगातार शिद्दत पसंदों की तरफ से, राइट विंग की तरफ से धमकियां दी जा रही है। इनकी मां को गालियां दी जा रही है, रेप की धमकियां दी जा रही है, भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, कत्ल करने की धमकियां दी जा रही है। और इनके ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, यहाँ पर लिख नहीं सकता। और ये नमिता थापड़ कोई आम लेडी नहीं है, कोई आम खातून नहीं है, बल्कि इंडिया के बहुत बड़े बिजनेस घराने से ताल्लुक़ रखती है। देश की 100 कंपनियों में ये इन्वेस्टर हैं। शार्क टैंक इंडिया, जो इंडिया का सबसे अहम तरीन और मकबूल बिजनेस शो माना जाता है, उस शो में ये जज है। एक और इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है एमक्यूर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, उसमें ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और इतनी अहम तरीन लेडी को राइट विंग कल से गालियां दे रहा है, इनको ट्रोल कर रहा है, और मजबूरी में इनको एक वीडियो भी बनानी पड़ी है। इनको क्यों गालियां दी जा रही है, पहले ज़रा उसे जान लेते हैं, फिर इनकी जो वीडियो है वो भी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये जो नमिता थापड़ हैं, ये सोशल मीडिया पर वीडियोज़ बनाती रहती है कि योगा का क्या फ़ायदा है, नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा है, या हिंदू धर्म में जो कुछ पूजा पाठ की जाती है उसका क्या फ़ायदा है। तो उसके जो साइंटिफिक फ़ायदे होते हैं, जो जिस्मानी फ़ायदे होते हैं, उस पर नमिता थापड़ वीडियोज़ बनाती रहती है। पिछले दिनों इन्होंने एक वीडियो बनाया था कि योगा करने का क्या साइंटिफिक फ़ायदा है, और भी बहुत सारी वीडियोज़ इन्होंने बना रखी है कि हिंदू धर्म किस तरह रूहानी तौर पर इंसान को मजबूत करता है। अब पिछले दिनों नमिता थापड़ ने एक वीडियो बना दिया जिसमें इन्होंने नमाज पढ़ने का जिस्मानी फ़ायदा बताया, साइंटिफिक फ़ायदा बताया कि किस तरह नमाज पढ़ने से वर्जिश होती है, जिस्म को ताकत मिलती है। अब सुनिए इस वीडियो को। इस सैटरडे मैंने बहुत मजे से ईद सेलिब्रेट की विद सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, एंड पता है उन्होंने मुझे बताया कि नमिता तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज? And it's truly incredible. Number one, it's a full body exercise. So good for flexibility, blood circulation improve होता है, great for your joints and knees. Secondly, एक mental health के लिए बहुत ही बढ़िया है because there's repetition, there's focus, it's almost like a form of meditation. Thirdly, tashahhud is like a form of vajrasan which is great for your digestion. और सबसे अच्छी बात है कि आपको दिन में 5 बार एक रीसेट मिलता है, a break from chaos. And another thing, ज्यादातर ये पढ़ा जाता है इन अ कम्युनिटी सेटिंग, एंड दैट सोशल कनेक्ट इज जस्ट सो होलसम एंड फुलफिलिंग। वैसे तो हर रिलीजन में प्रेयर की एक खासियत होती है, पर अलॉन्ग विद स्पिरिचुअलिटी मानना चाहिए कि हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत बढ़िया होते हैं। नमिता थापड़ ने इस वीडियो में नमाज का साइंटिफिक रीजन और फायदा बता दिया। अब ये बर्दाश्त नहीं हो सका, जितना राइट विंग है उनको, संघियों को, और उन लोगों ने नमिता थापड़ को धमकियां देना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दिया। डीएम में आकर उन लोगों ने गंदी गंदी गालियां दी। नमिता थापड़ ने कुछ स्क्रीनशॉट्स को शेयर किया है, और अगर कमेंट्स में जाकर आप पढ़ेंगे तो कोई रेप करने की धमकी दे रहा है, कोई इनकी माँ के साथ रेप करने की बात कर रहा है, कोई इनको रंडी बोल रहा है, कोई और बोल रहा है, कोई इनका रेट लगा रहा है कि तुम्हारा रेट क्या है, कोई कोठे वाली बोल रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है इस अजीम तरीन खातून के लिए बोल रहा है, ऐसी गालियां दे रहा है। और उसके बाद नमिता थापड़ ने एक और वीडियो बनाई और इन तमाम लोगों को धमकी दी और कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कौन। आप इस वीडियो को भी सुनिए। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग रंडी बुला रहे हैं नॉन स्टॉप, और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर वॉट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज। आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसनास, स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे सिखाया गया है R for religion means R for respect, and this is how you respect.
स्पेशली टू वुमेन। रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ तो सब बोलते हैं, लेकिन जब 2 विमेन की ऐसी डिसरिस्पेक्ट होती है तो फिर साइलेंस क्यों? आई हैव लर्नड लॉन्ग बैक, आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। यू हैव टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ, एंड दैट्स व्हाई गाइस, फॉर ऑल माय ट्रोलर्स, प्लीज कंटिन्यू, बट रिमेंबर दैट Hinduism, and I am a proud Hindu, has a concept called karma. So continue at your own discretion because God's watching. And for all the proud, educated Hindus who believe that religion means respect, especially for women. नमिता थापड़ कोई आम लेडी नहीं है। मैंने शुरू में ही बताया, इंडिया में एक बिजनेस आइकॉन के तौर पर जानी जाती है। पुणे में उमूमन ये रहती है और इंडिया की 100 बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इन्वेस्टर के तौर पर जानी जाती है। कोई भी नई कंपनी शुरू होती है, कोई नया स्टार्टअप शुरू होता है तो वो नमिता थापड़ से बातचीत करता है, मदद मांगता है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट दो, हमें सपोर्ट करो, और नमिता थापड़ ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। नमिता थापड़ ने अपनी एक एकेडमी भी बना रखी है जिसका नाम है थापड़ एंटरप्रेन्योर एकेडमी, जहां जो नए एंटरप्रेन्योर्स है, जो नए बिजनेसमैन हैं, जो लोग स्टार्टअप की दुनिया में आ रहे हैं, उनको वहां सिखाया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, बिजनेस का गुर सिखाया जाता है। और शार्क टैंक इंडिया बिजनेस का सबसे मकबूल शो माना जाता है। नए नए जो बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो इस शो में आते हैं और बताते हैं कि उनके पास क्या बिजनेस मॉडल है, उनके पास क्या आइडिया है, किस तरह लोगों को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उस तरह का ये शो है और उसमें जज का किरदार अदा करती है। और ऐसी लेडी की एक वीडियो बर्दाश्त नहीं कर सके लोग। ज़रा सोचिए, समझिए, ये समाज कितना ज़्यादा सड़ चुका है, किस हद तक ये लोग जा चुके हैं। कोई एक शख्स मुसलमान के बारे में एक लफ्ज़ बोल दे, कोई नमाज के बारे में वीडियो बना दे, उसको लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं। और ऐसे बेशुमार इन्फ्लुएंसर हैं। नमिता थापड़ तो एक बड़ी लेडी है, बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती है, एक बहुत बड़ा कद है, तो उन्होंने बाज़ाब्ता वीडियो बना करके अपने गुस्से का इजहार किया है और इन सब को एक्सपोज किया है। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ बहुत सारी ऐसी इन्फ्लुएंसर है जो मुख्तलिफ इश्यूज़ पर वीडियो बनाती रहती है। कभी भाजपा का जो एजेंडा है हिंदू मुस्लिम का, उसको भी एक्सपोज कर देती है, कभी वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई वीडियो बना देती है, कभी किसी बजरंगी के खिलाफ वीडियो बना देती है, तो उसके खिलाफ ये लोग आकर के कमेंट्स करने लगते हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर मेरी नज़र से कैसी ही वीडियो गुजरी, एक लेडी है, कोई यादव नाम की है, उसने अपनी एक वीडियो बना रखी थी कि किस तरह मुसलमानों को बदनाम करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो उसके खिलाफ लोग आकर तनकीद करने लगे, बुढ़े बुढ़े शख्स उसको गालियाँ देने लगे, उसका रेट लगाने लगे। ये समाज है। अगर कोई इनके ही समाज की कोई लेडी सोशल मीडिया पर आती है, वीडियो बनाती है, तो उसके भी इज्जत की, उसके इस्मत की वाट ये लोग लगा देते हैं और ऐसी ज़ुबान में बात करते हैं कि आप उनका तस्करा भी नहीं कर सकते हैं। माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर शादी और भगवा लव रेप का अंजाम कितना ख़तरनाक होता है, उसकी एक और मिसाल इस वीडियो में देख लीजिए। और ये मिसाल नहीं, न्यूज़ है, ताज़ा तरीन न्यूज़ है। मामला दिल्ली का है। एक मुसलमान लड़की ने एक हिंदू लड़के के साथ शादी कर ली। मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, दोनों की शादी हो गई। दोनों के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे और जैसे ही शादी हुई, वो हिंदू लड़का मुसलमान लड़की के साथ ज़्यादती करने लगा, उस पर दबाव बनाने लगा, उल्टा सीधा काम करने के लिए मजबूर करने लगा। और फाइनली 3 साल के बाद उस हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की को जान से मार दिया। अब मामला पुलिस स्टेशन में पहुंचा है, पुलिस ने फ़िलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ज़रा देखिए क्या हुआ इस लड़की का अंजाम और किस तरह बेदर्दी के साथ इसको मार दिया, जिसके हाथ में इसने अपनी ज़िंदगी को सौंप दिया था, जिस पर भरोसा क्या था, जिसकी मोहब्बत की खातिर इसने अपने घर वालों से, अपने ख़ानदान से, अपनी फैमिली से बगावत की थी, उसने इसको मौत की आगोश में भेज दिया। ये पूरा मामला हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का है। दिल्ली में वेलकम नाम का एक इलाका है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, मुसलमान वहाँ रहते हैं। वहाँ हिना खान नाम की एक लड़की रह रही थी।
और उसकी एज ज़्यादा नहीं, जब उसकी मौत हुई है, उसको मारा गया है, तब 23 साल उसकी एज बताई जा रही है। तो जिस वक्त शादी हुई होगी या जिस वक्त उसने मोहब्बत रचाया था दीपक से, उस वक्त उसकी एज 19 या 20 साल थी। अब 19 साल या 20 साल की एज में हिना खान को दीपक नाम के एक हिंदू लड़के से मोहब्बत हो जाती है। ये दीपक कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, किसी कंपनी में काम भी नहीं कर रहा था, ऐसी आवारा टाइप का लड़का था। मार्केट में कहीं जाते हुए हिना खान को मिल गया और अब दोनों ने आपस में एक दूसरे का नंबर शेयर किया। दीपक हिना खान को ये बताने लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और हिना खान भी दीपक की मोहब्बत में सब कुछ त्याग देने को, कुर्बान करने को तैयार हो गई। और हिना खान अपने माँ बाप से छुपाकर दीपक से जाकर मिलती रही, उसके साथ घूमती रही, कैफ़े में, बाहर, इधर उधर, सब कुछ हिना खान दीपक के साथ करने लगी। इधर घर वालों को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जब धीरे धीरे घर वालों को हिना खान पर शक हुआ कि कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, तब हिना खान ने घर वालों को बताया कि एक लड़का है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, उसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। घर वालों ने पूछा उस लड़के का नाम क्या है, कौन है, और हिना खान घर वालों से बता नहीं रही थी, माँ बाप से छुपा रही थी। जब बहुत ज़्यादा ज़िद किया घर वालों ने, तब घर वालों को किसी तरह पता चला। अब हिना खान ने बताया, बाहर से पता चला, फ़िलहाल उसके बारे में तफसील सामने नहीं आई है, लेकिन घर वालों को पता चल गया कि दीपक नाम का एक लड़का है, हिंदू है, वो हमारी बेटी के साथ रिलेशनशिप में रह रहा है और हमारी बेटी उसके साथ मोहब्बत में पागल हो चुकी है, उसके साथ घर छोड़कर जाने को तैयार है, कुछ भी नहीं सुन रही है, रात रात भर गायब रहती है, दिन दिन भर गायब रहती है, घूमती रहती है। मोहल्ले में चर्चे हो रहे थे। अब घर वालों ने हिना खान को समझाया उससे अलग हो जाओ। हिना खान ने कहा कि नहीं, मैं उससे अलग नहीं हो सकती हूँ। हिना खान ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया, अब मुझे उससे शादी करनी है। माँ बाप ने कहा बेटी शादी इम्पॉसिबल है, तुम मुसलमान हो, वो हिंदू है, इसलिए तुम दोनों की आपस में शादी नहीं हो सकती। घर वालों ने यह भी कहा वो लड़का कहाँ का है, किस कास्ट से आता है, कहाँ उसका घर है, हम कुछ भी नहीं जानते, हालात अच्छे नहीं हैं, शादी मत करो। हिना खान मोहब्बत में, इश्क में पागल हो चुकी थी। नहीं, मैं तो उसी के साथ रहूँगी, शादी करूँगी। घर वाले तैयार नहीं। उधर दीपक के घर वाले भी तैयार नहीं थे हिना खान से अपने बेटा की शादी कराने के लिए या हिना खान को एक बहू के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन इन दोनों ने मोहब्बत का दावा किया, दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पागल। और एक दिन ऐसा आता है जब हिना खान आज से 3 साल पहले अपने माँ बाप से छुपाकर, घर वालों से छुपकर भाग जाती है और दीपक के साथ शादी कर बैठती है। दीपक भी अपने घर में उसको लेकर नहीं जाता, बल्कि दीपक कहीं और किराए पर फ्लैट लेकर, रूम लेकर उसको उसी वेलकम के इलाके में रहता है और ये दोनों एक साथ अब रहने लगते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन दीपक उसके साथ शादी कर लेने के बाद उसको मारता है, उसकी पिटाई करता है, उसके साथ बदतमीज़ी करता है। उधर दीपक कोई जॉब भी नहीं करता था, कोई काम नहीं करता था, पैसे को लेकर क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दीगर इशू, उसको कोई जॉब भी नहीं। और दीपक शराब भी पीने लगा था, शराब का आदी हो चुका था, कभी गांजा पी रहा है और रोज़ाना दीपक हिना खान को मार रहा था, उसके साथ झगड़े कर रहा था, उसकी पिटाई कर रहा था, हिना खान को मजबूर कर रहा था कि तुम जा कर के काम करो, पैसा कमाओ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ। इस बीच में दीपक कुछ और लड़कियों के चक्कर में पड़ जाता है, कुछ और के साथ इश्क और माशका चलाना चाहता है, कुछ और के फ्यूचर को और उसके मुस्तकबिल को वो तबाह करने की, बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा था कि कुछ और लड़कियों को फंसाना है, कुछ और को शिकार बनाना है और उसके भी फ्यूचर को तबाह करना है। हिना खान के साथ 3 साल हो गए, उसकी ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दी है, उसके साथ हमने तो मज़े ले लिए हैं, अब कुछ और के साथ इंजॉय करना चाहिए, मज़ा लेना चाहिए। इसी दौरान लड़ाई बढ़ने लगती है और दीपक पूरी कोशिश कर रहा था कि हिना खान उसको छोड़कर चली जाए, अपने माँ बाप के पास चली जाए, ये हमारे साथ ना रहे। दीपक ने पूरा प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, लेकिन हिना खान ने भी अपनी तमाम उंगलियों को काट रखा था। उसके पास ऑप्शन नहीं था माँ बाप के पास जाने का या कहीं और जाने का या किसी और के साथ शादी करने का, क्योंकि उसकी शादी के बारे में पूरे मोहल्ले को पता, इलाके वाले को पता, घर वालों से उसका कोई रिलेशन नहीं, ताल्लुक़ नहीं, घर वालों ने उसका बायकॉट कर रखा था, आने पर पाबंदी लगा रखी थी। तो
तो अब दीपक का मंसूबा यह था कि हिना के साथ हमने 3 सालों तक एंजॉय कर लिया है, अब ये हमें छोड़कर चली जाए और हम किसी और के साथ एंजॉय करें, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करें, किसी और को भगवा लपट रेप का शिकार बनाए। उधर हिना खान अब जाने को तैयार नहीं थी, वो दीपक के साथ ही रहना चाह रही थी। अब एक रात और ये 2 दिन पहले की बात, दीपक अपने घर पर आता है, हिना खान के साथ ऐसी बातचीत कुछ शुरू होती है और दीपक ने उसी दौरान हिना खान को मारा, उस पर हमला किया और इतना मारा कि हिना खान की मौत हो जाती है। और मौत हो जाने के बाद ये जो दीपक है वहाँ से भाग निकलता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या होता है। उसके बाद फिर वो दीपक वेलकम पुलिस स्टेशन में पहुंचता है डर के मारे और ख़ुद सुपुर्दगी कर देता है, बताता है कि मैंने ही अपनी वाइफ का कत्ल किया है, मेरी उसके साथ लड़ाई हुई और लड़ाई के दौरान मैंने उसको मार दिया है, क्योंकि पुलिस दीपक को तलाशने लगी थी। उसके बाद उसके घर पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि हिना खान की लाश वहां पर पड़ी हुई है और अब 103 के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दीपक को फिलहाल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बातचीत सामने आई है उसमें भी यही बताया जा रहा है कि लगातार इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, झगड़े चल रहे थे और मामूली बात पर दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। दोनों घर वालों से अलग रह रहे थे, दोनों के घर वाले शादी के लिए रजामंद नहीं थे। हिना खान की मां का कहना है कि उसका जो दामाद है, हालांकि दामाद के तौर पर तो एक्सेप्ट भी नहीं किया था उसकी मां ने, वो शराबी था, बेरोजगार था, ऐसी ही आवारा लड़का था, उसने मेरी बेटी की ज़िंदगी को तबाह किया, उसको मोहब्बत के जाल में उसने फंसाया और अब उसको उसने जान से मार दिया है। और ये कोई पहला केस नहीं है, इस तरह के वाक़यात लगातार पेश आते रहते हैं, लेकिन अमूमन इस तरह के वाक़यात पर पर्दा डाल दिया जाता है या ख़बरें नहीं आ पाती है। हाँ, अगर कोई केस वाइस वर्सा होता है, यानी लड़की अगर हिंदू होती है और लड़का मुसलमान होता है, फिर टीवी चैनलों पर दिन रात यही खबर चलती है, प्राइम टाइम में, मास्टर शो में या इसी तरह डिबेट में हर वक्त इसी पर खबर बनाई जाती है कि कैसे मुसलमान लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनको मुसलमान बनाते हैं, उनको गाय का गोश्त खाने पर मजबूर करते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। अभी महाराष्ट्र के नासिक में TCS का जो मामला है लगातार चल रहा है कि किस तरह दानिश ने, निदा शेख ने हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनने पर मजबूर किया, उनके करियर को तबाह किया, जबकि पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है और मिल्लत टाइम्स पर कई सारी मैंने वीडियो बनाई है, अब जा करके देख लीजिए और इस तरह के मामलों का अंजाम देख लीजिए क्या होता है। इसलिए कहा जाता है कि शादी आपको हमेशा अपने मज़हब में करनी चाहिए, मोहब्बत की भी एक लिमिट होनी चाहिए, माँ बाप के फैसले के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, माँ बाप की रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है। जो लोग माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर शादी करते हैं या मज़हब से बगावत करते हैं और अपनी मोहब्बत को मज़हब से ऊपर समझ लेते हैं, उनमें से ज़्यादातर लड़कियों का या लड़कों का अंजाम यही होता है, वो जेल जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता। और हिना शेख का ये ताज़ा मामला सामने आया है। कुछ देर की जो मोहब्बत होती है, आपको लगता है कि मोहब्बत ही सब कुछ है, ऐसे पागलों का कुछ दिनों बाद ऐसा ही हश्र और अंजाम होता है। इसलिए माँ बाप को हमेशा अपना गार्जियन मानना चाहिए, माँ बाप के मशवरे और फैसले के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कुछ देर के लिए आपको राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, एंजॉय मिलेगा, आपको लगेगा जो शख्स आपका लाइफ पार्टनर बन रहा है वही क़यामत तक, वही आखिरी सांस तक आपका मुहाफ़िज़ बनेगा। लेकिन मोहब्बत कुछ देर तक होती है और उसके बाद मोहब्बत का जो नशा है उतर जाता है और अंजाम यही होता है जो हिना खान के साथ हुआ। और ऐसे दसियों वाक़यात सामने आते रहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मुलाकात होगी।